नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। द ग्रेट एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों को पॉलिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेकर आया हूं। जैसा कि आपको सामने से बोर्ड पर दिख रहा होगा, पॉलिटी से संबंधित मैंने उस महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लिया है जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हो। जैसा कि आज आपको सामने से दिख रहा होगा, प्रस्तावना। जी हाँ, प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है? प्रस्तावना को भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया है? प्रस्तावना में पहली बार संविधान संशोधन कब किया गया है? एक एक पॉइंट टू पॉइंट आज हम आपको प्रस्तावना से संबंधित बनने वाले उन सारे प्रश्नों को क्लियर कराएंगे जो आपको एग्जाम में कंफ्यूजिंग पैदा करता है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, हम बिना समय को गवाए हुए अपने मंजिल की ओर चलने का कार्य करते हैं। क्योंकि देखिए, हम कभी आज तक चैनल में इधर उधर की बातें नहीं करते, सीधा हम क्या करते हैं, अपने मंजिल की ओर चलने का हमेशा आपको बताते हैं डायरेक्शन कि आप सीधा अपने मंजिल की ओर चले। तो चलिए दोस्तों, आज का जो सेशन है उसको प्रारंभ करते हैं और ये देखते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उस शब्द को किस देश के संविधान से लिया गया है। इस पॉइंट को हम सर्वप्रथम देखेंगे। अगर प्रस्तावना की बात करें तो ये जो प्रस्तावना शब्द है, प्रस्तावना जो ये शब्द है, याद रखना प्यारे मित्रों, इस शब्द को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जी हाँ, किस देश के संविधान से? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किस शब्द को? प्रस्तावना शब्द को लिया गया है। अर्थात यदि हम ये बात करें कि प्रस्तावना की भाषा, तो यहाँ पर उसका आंसर दूसरा है। लेकिन यदि प्रस्तावना शब्द की बात करें तो याद रखना हमेशा अमेरिका पे टिक कीजिएगा। अगर ये पूछता है कि प्रस्तावना की भाषा, जी हाँ, प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है, इस पॉइंट को आप ध्यान कीजिएगा। प्रस्तावना शब्द आएगा तो अमेरिका पे टिक करना है। अगर प्रस्तावना की भाषा तो सीधा ऑस्ट्रेलिया लगाइएगा। जी हाँ, कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि प्रस्तावना शब्द को सर्वप्रथम विश्व के कौन से देश ने अपने देश के संविधान में इसको लाया था, अपने देश के संविधान में उसको लागू किया था। तो याद रखना, प्रस्तावना को सर्वप्रथम अमेरिका ने अपनाया। किस देश ने अपनाया है? अमेरिका देश ने अपनाया है। किस शब्द को? प्रस्तावना शब्द को अपनाने का कार्य कौन किया है? अमेरिका ने पूरे विश्व में सर्वप्रथम प्रस्तावना शब्द को अपने संविधान में समाहित किया है। तत्पश्चात वो अन्य देश के श्रेणियों के लोगों ने अपने अपने देश के संविधान में इसको शामिल करने का कार्य किया है। और भारत भी उसी अन्य देश की श्रेणियों में है कि भारत में प्रस्तावना जो शब्द आया है ये अमेरिका से आया है। और अगर इसकी भाषा की बात करें तो ये किस देश के संविधान से लिया गया है? इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। अब प्यारे मित्रों, इसमें क्या देखेंगे कि संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र की संज्ञा दिया जाता है। जी हाँ, भारतीय संविधान की जो ये प्रस्तावना है इसको क्या कहा जाता है? परिचय पत्र का कहा जाता है। और परिचय पत्र किसने कहा है, यहाँ से ये पॉइंट का निकल कर आता है कि संविधान का जो प्रस्तावना है इसे संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? जी हाँ, उस व्यक्ति का क्या नाम है? N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला इस व्यक्ति ने भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को क्या कहा है कि भारतीय संविधान का ये परिचय पत्र है। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, ये जो प्रस्तावना है हर बुक में प्रस्तावना होती है। और वैसे ही भारतीय संविधान में भी प्रस्तावना का ये अर्थ होता है कि जो बुक में लिखा होता है उसका टाइटल ये सब क्या है वो प्रस्तावना में ही समाहित किया जाता है। प्रस्तावना क्या करती? किसी बुक का परिचय कराने का कार्य करती है। जी हाँ, प्रस्तावना क्या करती है? किसी बुक का यदि परिचय अगर हमें जानना है तो याद रखना उसकी प्रस्तावना को पढ़ लोगे तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि इसकी प्रस्तावना क्या कहती है। वैसे भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है उसको कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और याद रखना, संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है?
N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दिया है। आप दोस्तों ये देखेंगे, इसमें कुछ और पॉइंट्स ऐसे देखेंगे, क्या देखेंगे पॉइंट्स, कि प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया जा चुका है। जी हाँ, प्रस्तावना में संशोधन की बात करें, प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया जा चुका है, ये पॉइंट याद रखना। संशोधन कितनी बार किया जा चुका है, तो एक बार। जी हाँ, प्रस्तावना में अगर संशोधन की बात करें तो एक बार किया गया है। और कब किया गया है, इस पॉइंट को ध्यान में कीजिएगा, याद रखना। प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है, वह 42वें संविधान संशोधन। जी हाँ, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में प्रस्तावना में एक ही बार संविधान संशोधन किया गया है, याद रखना, 42वें संविधान संशोधन। और किस सन में, 1976 ईस्वी में किया गया है। और इसमें कुछ शब्द को जोड़ा गया है, और देखेंगे वह कौन कौन सा शब्द है जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। वह कौन से शब्द है, एक पॉइंट देखेंगे। पहले नंबर पे समाजवादी। जी हाँ, समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है। और दूसरे नंबर पे क्या है, धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। और तीसरे नंबर पे क्या देखेंगे, तीसरे नंबर पे देखेंगे अखंडता शब्द को। जी हाँ, अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि कभी भी ये पूछता है कि प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया है, तो याद रखना एक बार किया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किया गया है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा और आप एक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि यहाँ से प्रश्न बने तो आप उन सारे प्रश्नों को कर पाए। क्योंकि कभी कभी पूछता है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में कब जोड़ा गया है, तो याद रखना 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी में जोड़ा गया है। 3 शब्दों को जोड़ा गया है। और अब इसके आगे क्या करते हैं, ये देखते हैं कि भारतीय संविधान में, जी हाँ, भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसने जोड़ा था, किसने लाया था, इस पॉइंट को देखेंगे। जी हाँ, भारतीय संविधान में प्रस्तावना जो शब्द है, इस शब्द को किसने जोड़ा है, इस प्रस्तावना को, उस पॉइंट को देखेंगे। तो याद रखना, प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब जोड़ा था, तो याद रखना 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। किसने पेश किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में पेश किया था। और याद रखना ये कब संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी। जी हाँ, 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया था। जी हाँ, पेश अगर आएगा तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना को पेश किया गया था। और किसके द्वारा पेश किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया था प्रस्तावना शब्द को। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। और देखिएगा, प्रस्तावना में कुछ प्रमुख ऐसे शब्द है जिसमें तमाम प्रकार के शब्दों को समाहित किया गया है। उस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा और देखिएगा कौन कौन से शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया है। पहले नंबर पे देखेंगे प्रस्तावना के प्रमुख शब्द। प्रस्तावना के प्रमुख शब्द कौन कौन से हैं, प्यारे मित्रों, इस पॉइंट को देखिएगा। प्रस्तावना में पहले बात देखिएगा धर्मनिरपेक्ष। जी हाँ, धर्मनिरपेक्ष शब्द। दूसरे नंबर पे क्या कौन सा शब्द है, संप्रभुता। और तीसरे नंबर पे क्या है, लोकतांत्रिक। जी हाँ, तीसरे नंबर पे लोकतांत्रिक वाला देश है। चौथे नंबर पर कौन है, गणतंत्र।
गणतंत्र, गणतंत्र वाला देश है। 5वें नंबर पे कौन सा है? बंधुत्व, बंधुत्व वाला देश है। और 6ठे नंबर पे देखेंगे समानता, जी हाँ समानता। और उसके बाद देखेंगे 7वें नंबर पे समाजवादी, समाजवादी शब्द को भारतीय की प्रस्तावना जो भारतीय संविधान में है उस प्रस्तावना में ये प्रमुख कुछ शब्द है और इन शब्दों को एक एक पॉइंट टू पॉइंट के माध्यम से आप समझिएगा कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, संप्रभुता का अर्थ क्या होता है, लोकतांत्रिक का अर्थ क्या होता है, गणतंत्र का अर्थ क्या होता है, बंधुत्व का अर्थ क्या होता है, समानता का अर्थ क्या होता है और समाजवादी का अर्थ क्या होता है। प्यारे मित्रों, मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताने का पूरा प्रयास करूंगा और आप याद रखिए प्रस्तावना से उठने वाले जो प्रश्न है आप उन सारे प्रश्नों की खोपड़ी में आप आग लगा दोगे। बस एक बार मेरे इस सेशन को आप देखिएगा और देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको एक ही बार में ये क्लियर होने वाला है, आपको कहीं और दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आप देखिएगा, एक एक शब्दों को देखिएगा। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? जी हाँ, एक एक पॉइंट को देखिएगा। धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ ये होता है कि भारत के अंदर, जी हाँ भारत में सभी धर्म, जी हाँ भारत में सभी धर्म एक समान है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है भारत में सभी धर्म एक समान है, अर्थात भारत का कोई विशेष धर्म नहीं है, अर्थात भारत का कोई विशेष धर्म नहीं है। इसका मतलब यह है कि भारत के अंदर हर धर्म के लोग रहते हैं। सिख, मुस्लिम, ईसाई जितने भी धर्म है वो सारे धर्म के लोग भारत के अंदर रहते हैं। इसलिए भारत किसी विशेष धर्म को मान्यता नहीं देता है, अर्थात भारत के अंदर जितने भी धर्म है वह सभी धर्म एक समान है। इसलिए भारत को बोलते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अब इसके बाद में अगले पॉइंट पर चलेंगे और क्या देखेंगे? अगले पॉइंट पर देखेंगे कि गणतंत्र क्या शब्द का अर्थ क्या होता है। जी हाँ, अब देखेंगे गणतंत्र, गणतंत्र ये जो शब्द है इस शब्द का अर्थ क्या होता है। आपको वो सारे शब्दों के अर्थ बताऊंगा जो प्रस्तावना के कुछ प्रमुख शब्द है। अब देखिएगा गणतंत्र का अर्थ क्या होता है, तो याद रखना गणतंत्र का अर्थ होता है कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है, जी हाँ भारत का राष्ट्राध्यक्ष, जी हाँ भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है वह निर्वाचित होगा। जी हाँ भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो क्या होगा? निर्वाचित होगा, ना कि वह वंशानुगत होगा, वंशानुगत। इसका मतलब ये है कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा वह निर्वाचित होकर के तब जाएगा। कुछ अन्य देशों में जैसे वहां पर क्या होता है, वंशानुगत की प्रक्रिया है। जैसे मैं हूँ राजा तो अब आने वाला जो मेरा संतान होगा वो गद्दी पर बैठेगा, लेकिन भारत ऐसा देश नहीं है। भारत कैसा देश है? भारत गणतांत्रिक देश है, अर्थात भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वह निर्वाचित होकर जाएगा, जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर तब जाता है भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष। इसलिए भारत को क्या बोला जाता है? भारत एक गणतांत्रिक देश है। जी हाँ, भारत क्या है? भारत एक गणतांत्रिक देश है, अर्थात भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वह निर्वाचित होकर तब जाएगा। अब इसके आगे और आगे चलते हैं। अगली कड़ी में एक एक पॉइंट को आप समझने का प्रयास करेंगे ताकि यहाँ से जो प्रश्न बने तो आप उन सारे प्रश्नों को पूरी तरह कर पाए। आप देखेंगे भारत में संप्रभुता, जी हाँ संप्रभुता, संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? कभी कभी आप देखते हैं ना, पसीना बहुत चल रहा है। याद रखना भारत एक संप्रभु देश है। इसका तात्पर्य ये होता है मेरे प्यारे छात्रों, इसका मतलब ये होता है कि भारत किसी देश का गुलाम नहीं है, भारत किसी देश का डोमिनियन नहीं है, भारत के ऊपर कोई शक्ति नहीं कार्य करती है,
भारत पूरी तरह से स्वतंत्र है। भारत अपने आंतरिक मामलों को, बाह्य मामलों को पूरी तरह से जो है निस्तारण करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। उसके ऊपर किसी प्रकार की शक्ति कार्य नहीं करती है। भारत किसी देश का डोमिनियन नहीं है, भारत किसी के अधीन नहीं है। इसका मतलब होता है ये कि भारत एक संप्रभु देश है। इसका मतलब ये था कि भारत किसी देश का डोमिनियन नहीं है। डोमिनियन इसका मतलब, डोमिनियन का मतलब आप समझ पा रहे हैं। डोमिनियन का मतलब यह है कि जब हम किसी देश के अधीन होते हैं तो वो देश क्या कहलाता है? डोमिनियन। जैसे कभी किसी समय हमारे ऊपर कौन सा देश कब्जा कर रखा था? तो याद रखना, ब्रिटेन। तो हम किसी समय में ब्रिटेन के डोमिनियन थे। अर्थात इसका मतलब कि भारत एक गुलाम देश था। किसके गुलाम था? तो याद रखना, भारत ब्रिटेन का गुलाम था। ये सारे लोग एक बच्चा जानता है। और आज की बात क्या है? भारत एक संप्रभु देश है। संप्रभु का मतलब मैंने बता दिया है कि भारत किसी का गुलाम नहीं है। अर्थात संप्रभु देश उन देश को कहा जाता है जो देश किसी के गुलाम नहीं होते हैं, पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। अपने आंतरिक मामलों को, बाह्य मामलों को पूरी तरह से निस्तारण करने के लिए जो देश स्वतंत्र होता है, वैसे देश को क्या कहा जाता है? कि बस संप्रभु देश है। क्या है? भारत संप्रभु देश है। वैसे तमाम और देश हैं जो भी संप्रभु देश हैं। अब इसके अगली कड़ी में चलते हैं और ये देखते हैं कि इसके बाद क्या देखेंगे? स्वतंत्रता। जी हाँ, भारत के अंदर न्याय, स्वतंत्रता, समानता। अब देखेंगे न्याय। जी हाँ, भारत में न्याय के क्या तरीके हैं? तो याद रखना, हर व्यक्ति को 3 प्रकार की न्याय के बारे में बात करता है। राजनीतिक न्याय, जी हाँ, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, जी हाँ, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय की बात करता है। सामाजिक, जी हाँ, सामाजिक न्याय की बात करता है। इसका मतलब ये है, आप लोगों को एक एक शब्दों को तोड़ के बताऊंगा ताकि इसका मतलब, न्याय का मतलब ये है कि ये होना चाहिए कि राजनीतिक न्याय क्या है, आर्थिक न्याय क्या है और सामाजिक न्याय क्या है। प्यारे मित्रों, इसको आप समझिएगा, क्योंकि प्रस्तावना एक ऐसा भारतीय संविधान का जो भाग है, वो अंग है, उन अंग को एक एक पॉइंट आप समझिएगा। यहाँ से बहुत बार प्रश्न बन चुके हैं और आप इस पॉइंट को आप देखिएगा, यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं उस पॉइंट को आप देखिएगा। अगर न्याय की बात करें तो राजनीतिक न्याय क्या मिलना चाहिए? भारत में राजनीतिक का मतलब यह है कि भारत का कोई भी व्यक्ति राजनीतिक से संबंधित किसी भी मैटर में भाग ले सकता है। इसके लिए भारत को, किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से कोई रोक टोक नहीं है। जी हाँ, क्या आप चुनाव लड़ सकते हैं? कोई आपको रोकने वाला है? नहीं। चाहे आप प्रधानमंत्री का चुनाव लड़े, चाहे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, कुछ भी चुनाव लड़े, गांव का प्रधान, मेंबर, बीडीसी, सब कोई भी चुनाव आप लड़िए, उसके लिए आपको किसी भी प्रकार से राजनीतिक स्वतंत्रता से कोई रोक नहीं सकता। कोई आपको न्याय दिलाने से कोई रोक नहीं सकता। और आर्थिक न्याय की बात करें तो आर्थिक न्याय में ये आता है, भारत का वह चाहे जितना भी अमीर व्यक्ति हो, चाहे धीरू भाई अंबानी क्यों ना हो, चाहे अनिल अंबानी क्यों ना हो, चाहे मुकेश अंबानी क्यों ना हो, चाहे जितना बड़ा भी भारत का व्यक्ति है, भारत का जो कानून है वो सभी के लिए एक समान है। जी हाँ, आर्थिक का मतलब ये है कि जिसके पास चाहे जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था हो, चाहे जितना बड़ा गरीब हो, सबके लिए एक समान न्याय की बात करता है। तो आर्थिक न्याय का मतलब ये है कि चाहे जितना अमीर आदमी हो, उसके लिए सिर्फ एक ही प्रकार से स्वतंत्रता है कि वो सारे के लिए एक समान कानून है। और सामाजिक का मतलब समाज में जो स्वतंत्रता की बात, न्याय की बात करता है, समाज में एक समान न्याय है। वह चाहे जिस प्रकार का न्याय हो, वो ना अमीर के लिए अलग न्याय होगा, ना गरीब के लिए अलग न्याय होगा। भारत के अंदर जो सामाजिक न्याय है वह संविधान की अकाउंटिंग होगा। संविधान से ऊपर कोई नहीं है। सारे देश के एक एक बच्चा संविधान के सब नीचे है। संविधान की अकाउंटिंग चलेगा, संविधान का पालन करेगा। अब इसके बाद देखेंगे बंधुत्व। जी हाँ, इसके बाद क्या देखेंगे? बंधुत्व को देखेंगे। बंधुत्व का अर्थ क्या होता है? जी हाँ, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में क्या शब्द है? बंधुत्व शब्द। बंधुत्व का मतलब क्या होता है? मेरे प्यारे मित्रों, आपको बता देना चाहता हूँ
भारतीय संविधान ये कहता है कि पूरे देश के अंदर आपसी भाईचारा को बना के रखिए। जी हाँ, भारत का चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, जितने भी धर्म है भारत के अंदर, सभी धर्म को एक समान रहे, अर्थात भारत के अंदर जितने भी लोग हैं सभी लोग आपस में भाईचारा को बनाए रखे। भारतीय संविधान का यही उद्देश्य है। समानता, स्वतंत्रता और न्याय, ये भारतीय संविधान के उद्देश्य हैं। भारतीय संविधान में ये सब शब्दों को समाहित किया गया है। और अब इसके बाद क्या करेंगे, भारतीय संविधान को, जी हाँ, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को क्या कहा गया है? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा। जी हाँ, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो याद रखना, ये कहा जाता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? प्रस्तावना की आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। जी हाँ, भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहते हैं? तो याद रखना, प्रस्तावना को कहा जाता है। और इसे प्रस्तावना को ही भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है। जी हाँ, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की कुंजी, तो याद रखना, प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना को ही क्या कहा जाता है? संविधान की कुंजी कहा जाता है। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग भारतीय संविधान में प्रस्तावना को कैसे पढ़ते हैं, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। और याद रखना, ये आपका वैसे यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाते, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना है क्या। तो याद रखना, प्रस्तावना क्या कहता है? हम भारत के लोग, जी हाँ, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिक 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को इसके द्वारा संविधान को अंगीकृत समर्पित करते हैं देश के लिए। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ये सारे शब्दों को इसमें समाहित किया गया है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में पूरा इसका जो डिटेल था वो सारा डिटेल एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको बता दिया है। और प्यारे मित्रों, आज की क्लास को विराम करता हूं, लेकिन अगर सेशन पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा। और कमेंट सभी लोगों का आना चाहिए। मैं आप लोगों के लिए, देखिए कैसे पसीने में मेरे चेहरे पे आप देख रहे हैं, ये सिर्फ आप लोगों के लिए किया जा रहा है प्यारे मित्रों, सिर्फ आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। मैं राम सर आप लोगों को पूरी तरह से मेहनत और ईमानदारी के साथ कार्य करता रहूंगा और आप तक अपने शब्दों को, ज्ञान का जो भंडार है वो आप लोगों के बीच में बिखेरने का काम करूंगा। और आज की क्लास को यहीं पर विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।